Okay. So hello everyone. Welcome to the sixth lecture of centroid and moment of inertia. And in today's class, I am going to start a new topic, that is moment of inertia. So moment of inertia की जब बात करते हैं तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो आप लोग ऑलरेडी लोअर क्लास में पढ़े होंगे, 9th या 10th क्लास में, है ना। इसका स्लाइटली थोड़ा बहुत है जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेन फोकस हमारा रहेगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, क्योंकि ये आप तो या तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं या फिर आप तो बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, है ना। तो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। काफ़ी चीज़ है जो इसमें समझने वाला है, उसको ध्यान से आपको केयरफुली है जो सुनना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेकंड इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब बात करते हैं सो सपोज कीजिए कि ये आपका कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, ये आपका कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। यहाँ से एक कोई स्मॉल एलिमेंट है जिसका मास मान लेते हैं क्या है, डीएम है। एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका मास कितना है, डीएम है। और इसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं क्या है, एक्स है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से, एक्स है। ठीक है। सो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि लिखना चाहें, फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास, अगर फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास यदि लिखना चाहें इसका स्मॉल एलिमेंट का, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, डीएम और इंटू एक्स, है ना। और डीएम इंटू एक्स ये क्या देता था, याद है, ये आपका सेंटर ऑफ मास देता था, सेंटर ऑफ मास देता था, है ना। मतलब इस स्मॉल एलिमेंट का फर्स्ट मोमेंट ऑफ यदि मास निकालें तो क्या देता था, सेंटर ऑफ मास देता था। अब देखिए इसका सेकेंड मोमेंट ऑफ मास निकालिए, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। सो सेकेंड मोमेंट ऑफ मास यदि निकालेंगे तो क्या होगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MMY, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। अगर सपोज कीजिए कि कोई रैंडम बॉडी है जिसका ओवरऑल मास क्या है, m है, तो इस होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट है जो आप होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, उसको IM बोल देते हैं। तो IM क्या हो जाएगा, DM इंटू एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, अब देखिए मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास है जो समवेयर यहाँ पे लाई करता है, और ये डिस्टेंस है जो कितना है, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास, और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स बार है, ये डिस्टेंस एक्स बार है, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स बार है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ओवरऑल m इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अब देखिए ये तो ठीक है, फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस
फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, कि जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या फिर कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस को शो करता है। क्या करता है? रेजिस्टेंस को शो करता है। किसके अगेंस्ट? अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो रोटेशन के अगेंस्ट। तो लिखेंगे इट गिव्स द resistance towards rotational motion। इसका मीनिंग क्या है अभी समझ में आएगा। रोटेशनल मोशन है ना, कहता है इट गिव्स द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द रोटेशनल मोशन। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आप लोग बचपन में आप लोग लट्टू नचाए होंगे। बचपन में आप लट्टू नचाए होंगे, है ना। कैसा होता था, कुछ याद है? कुछ इस तरह होता था। इस तरह कुछ होता था लट्टू, है ना, टॉप इस तरह से ये जमीन होता था। आप क्या करते थे, इसमें धागा बांधते थे और इसको छोड़ देते थे एक डिफिनिट क्या एंगुलर वेलोसिटी देकर, है ना, एंगुलर वेलोसिटी देकर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी देकर इसको क्या करते थे, छोड़ देते थे। एक कुछ टाइम तक क्या होता था, रोटेट करता था, उसके बाद क्या हो जाता था, रुक जाता था, है ना, ठीक है। अब देखिए एक और लट्टू बनाते हैं जिसका मास क्या है, सेम है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन है जो यूनिफॉर्म नहीं है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। ये आपका ग्राउंड हो गया, समझना है सही से। और ये पेरिफेरी पे इसका मास हो गया, इसका पेरिफेरी पे क्या हो गया, इसका मास हो गया, है ना, पेरिफेरी पे इसका मास हो गया। सेम ओमेगा आप इसको भी दिए हैं, सेम ओमेगा क्या दिए हैं, सेम रोटेशनल स्पीड एंगुलर वेलोसिटी है जो आप इसको भी दिए हैं। सपोज कीजिए कि T1 टाइम तक रोटेट करता है, T1 टाइम तक है जो रोटेट करता है पहला वाला, और ये T2 टाइम तक रोटेट करता है। अब आपको बस इतना बताना है कि कौन है जो ज़्यादा टाइम तक रोटेट करेगा, है ना, कौन है जो ज़्यादा टाइम तक रोटेट करेगा। तो कंक्लूजन इसका क्या होगा, आपका T1 होगा जो लेस देन क्या होगा, T2 होगा। मतलब T1 जल्दी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में, फर्स्ट केस में, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए। सो फर्स्ट केस में जो मास है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थ्रू आउट द मास क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे क्या होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और एक कम टाइम में रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसका सारा मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज़्यादातर का इसका मतलब मास है जो आपका पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, है ना। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक रोटेट करेगा, है ना, ज़्यादा टाइम तक रोटेट करेगा। सो कहने का मतलब है कि फर्स्ट केस में क्या होगा, इट गिव्स मोर रेजिस्टेंस, फर्स्ट केस गिव्स मोर रेजिस्टेंस, केस 1 गिव्स मोर रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि मास है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोर रेजिस्टेंस। फर्स्ट गिव्स मोर रेजिस्टेंस क्योंकि मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तो था आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। हमें मेन कंसंट्रेशन कहाँ पे रखना है, एरिया मोमेंट पे। सो लेट अस स्टार्ट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया AMOI लिखते हैं, या फिर मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया, या फिर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि ए आपका y एक्सिस है और ए है जो x एक्सिस है, ए x एक्सिस है और ए y एक्सिस है। केयरफुली है जो सुनना है, y एक्सिस है। ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं जिसका एरिया क्या है, dA है, जिसका एरिया क्या है, dA है। इसका डिस्टेंस मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं x है, और y कोऑर्डिनेट है जो y है, y कोऑर्डिनेट क्या है, y है। अब देखिए इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया यदि निकालें, फर्स्ट मोमेंट ऑफ यदि एरिया निकालें, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया यदि निकालें तो क्या होगा, अगर x एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं तो क्या होगा, dA इंटू एक्स होगा, dA इंटू एक्स होगा, बाई एक्सिस के बाद dA इंटू एक्स होगा, dA इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है, dA इंटू एक्स होगा। ठीक है, इसी का यदि हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालें, क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया यदि निकालें तो क्या हो जाएगा, dA इंटू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जब निकाले तो क्या दिया था, सेंट्रोइड दिया था, ये आपका सेंट्रोइड देता था। और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया जब निकालेंगे तो क्या देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा, है ना, मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा, AMY, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या देगा आपका, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। अब देखिए इस स्मॉल एलिमेंट को मैं लिख सकता हूँ क्या, स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको लिख रहा हूँ DIXX, DIXX, है ना, DI है ना, DI क्या, XX है ना। ये क्या हो जाएगा, DI बाई होगा ना, क्योंकि DA इंटू एक्स स्क्वायर किया है ना, तो ये क्या होगा, D इंटू बाई। ठीक है ना, इससे परपेंडिकुलर, बाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है, तो DA इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर सपोज कीजिए, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर DIXX निकालना हो तो क्या होगा, DA इंटू XX से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई स्क्वायर हो जाएगा, DA इंटू बाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब सपोज कीजिए कि एक रैंडम एरिया है, रैंडम एरिया है जिसका ओवरऑल एरिया कितना है, A है, ओवरऑल एरिया क्या है, A है, और इसका सेंट्रॉइड है जो समवेयर है जो यहाँ पे लाई कर रहा है, और इसका सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट है वो x बार है, और y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, y बार है, y बार है ना, y बार है। टोटल एरिया कितना है, A है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, सेंट्रॉइड हो गया, ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, तो अगर हम इस टोटल एरिया का यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, किसके अबाउट, बाई के अबाउट, टोटल एरिया का यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें बाई के अबाउट, तो क्या उसको लिखेंगे, उसको लिखेंगे I/y, है ना, और ये कैसे आएगा, ये आएगा DI बाई को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, यानी DA इंटू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना होगा, तो ये आ जाएगा क्या, A इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर।
ए इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक्स एक्स की अबाउट यदि निकालना हो तो क्या लिखेंगे, आई एक्स एक्स लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, डी आई एक्स एक्स डी ए इंटू बाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बाई बार का होल स्क्वायर, ए इंटू बाई बार का होल स्क्वायर। तो ये तो हुआ आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। इसका सिग्निफिकेंस बहुत मायने रखता है अपना सिविल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। अपना सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत मायने रखता है। अभी आपको पिक्चर के हेल्प से भी दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि जब तक फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं जानेंगे आपको फील नहीं आएगा, है ना, कि बोल क्या रहा है। फिजिकल सिग्निफिकेंस सबसे पहली बात कि इंडिकेट क्या करता है। फर्स्ट लाइन लिखिए, कहता है इट इंडिकेट resistance it indicate resistance of a body against any forces और मोमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और मोमेंट्स और टॉर्सन which try to change its shape, कहता है इट इंडिकेट्स रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है किसके अगेंस्ट, यदि उस बॉडी पे कोई फोर्स लगा रहे हैं या मोमेंट लगा रहे हैं या टॉर्सन लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं या मोमेंट लगा रहे हैं या टॉर्सन लगा रहे हैं, है ना। तो फोर्स और मोमेंट या टॉर्सन आप लगाएंगे तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, बॉडी का जो शेप है उसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज कीजिए यही आपका क्या है, एक बीम है ना। इस पे आप यदि फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, कुछ इस तरह से सैग करेगा, है ना। यदि आप इस पे आप टॉर्सन लगाते हैं तो कुछ इस तरह से क्या होगा, ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, इसके अगेंस्ट है जो रेजिस्टेंस है जो क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस है जो प्रोड्यूस करेगा, किसके अगेंस्ट में, फोर्सेस, मोमेंट और टॉर्सन, इसके अगेंस्ट में क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस है जो क्रिएट करेगा, मतलब उसको विरोध करेगा, ताकि बॉडी अपना शेप है जो मेंटेन रखे, ताकि अब बॉडी है जो अपना शेप है जो क्या कर रखे, मेंटेन रखे। तो फर्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने लिखा कि इट इंडिकेट रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी अगेंस्ट एनी फोर्सेस और मोमेंट्स और टॉर्सन which try to change its shape, है ना। अब देखिए सेकेंड, सिंपल हम लिख सकते हैं, क्या, सिंपल अगर एक लाइन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इट गिव्स द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बेंडिंग, इट गिव्स द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बेंडिंग। हमें तो मेनली बेंडिंग और टॉर्सन से मतलब है ना, बेंडिंग और टॉर्सन,
और टॉर्सन, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, टॉर्सन, है ना। अब देखिए, या तो बेंड करें, या तो बेंडिंग करने की कोशिश करें, या तो टॉर्क अप्लाई करें। दोनों केस में क्या होगा, आप डिफॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसको बेंडिंग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये डिफॉर्म करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, क्या हम ये भी लिख सकते हैं, इट गिव्स the resistance, it gives the resistance towards deformation। क्योंकि मोमेंट या बेंडिंग या टॉर्सन जब लगाएंगे तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, टुवार्ड्स डिफॉर्मेशन। टुवार्ड्स डिफॉर्मेशन, है कि नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा और इसको अंदर इस एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट मी ड्रा ए फिगर। अब देखिए, ये क्या बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं, देखिए ध्यान से। इसको ध्यान से समझना है ना। दिस इज वाई बाय एंड दिस इज एक्स एक्स, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका विड्थ क्या है, बी है, विड्थ इसका बी है और डेप्थ है जो डी है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है इसका, बीम का क्रॉस सेक्शन है ना। लेंथ है जो मान लेते हैं एल है, इसका कोई मतलब है हालांकि नहीं, लेंथ का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर हम आई एक्सिस निकाले, एरिया क्या हो जाएगा इसका बताइए, एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी। अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट लिखें, आई एक्सेस यदि लिखें, है ना, आई एक्सेस यदि लिखें तो क्या होता है, आई एक्सेस लिखने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल डिस्टेंस, देखिए याद कैसे करते हैं, b इंटू डी क्यू बाई 12, सबको याद होगा आप लोग को, बट हमें ये नहीं बताना, हमें कुछ और समझाना है। बी डी क्यू बाई 12 होता है ना। आई वाई क्या होता है, आई वाई होता है डी बी क्यू बाई 12। अगर याद नहीं रहता तो तरीका बताते हैं, बी डी क्यू बाई 12, है ना, मतलब पैरेलल डिस्टेंस आई एक्सेस निकालना है, तो आई एक्सेस का पैरेलल डायमेंशन क्या है, पैरेलल डायमेंशन आपका बी है ना, पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का होल क्यूब बाई 12, है कि नहीं। ये क्या हो गया, आई एक्सेस हो गया। अगर आई वाई लिखना है तो आई वाई का पैरेलल डायमेंशन क्या है, डी है, तो डी लिख दिए, इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या हो जाएगा, बी, तो डी बी क्यूब बाई 12, ठीक है। अब एक बात बताइए कि आई एक्सेस और आई वाई में कौन ज़्यादा होगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है यार, सिंस डी इज मच ग्रेटर देन बी, डी इज मच ग्रेटर देन बी, इसीलिए जो आपका आई एक्स है वो क्या है, मच ग्रेटर देन आई वाई होगा। इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के अबाउट इसको बेंड करना क्या है, डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू वाई एक्सिस, इन कंपेरिजन टू वाई एक्सिस, है ना। ये एक्स एक्सिस के अबाउट बेंड करना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि आई एक्सिस क्या है, आई एक्सिस क्या है, मच ग्रेटर देन आई बाई वाई है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसको बेंड करना क्या है, डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू बाई एक्सिस, एज कंपेयर टू बाई एक्सिस। ठीक है, आप इसका डेली यूज भी करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। थोड़े देर के लिए समझ लीजिए, ये क्या है आपका बिस्किट है, ये क्या है आपका बिस्किट है ना। तो बिस्किट जब चाय के साथ बिस्किट खाते हैं ना, तो देखिए ये आपका क्या है, बिस्किट है ना, ये बिस्किट है। अब देखिए बिस्किट को जब आप तोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका इसका क्या हो गया, बाई एक्सिस हो गया, है ना, और ए हो गया जो एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ए बाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो जब भी बिस्किट के तोड़ते हैं तो आप एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं तोड़ते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं तोड़ते हैं, है ना, इसके अबाउट नहीं तोड़ते हैं, आप हमेशा बाई के अबाउट तोड़ते हैं, मतलब ऐसे तोड़ते हैं, बाई के अबाउट तोड़ते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, है ना, आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं, है ना। मैं बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि सिविल इंजीनियरिंग को ऑब्जर्व करने वाला चीज़ है। जहाँ भी आप ट्रेवल करते हो, कहीं भी एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, या फिर मतलब खाने का चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, कहीं भी अगर कुछ ऐसा ऑब्जर्व करने वाला चीज़ हो तो उसको ऑब्जर्व कीजिए और वहाँ से गेन करने का कोशिश कीजिए। तो बिस्किट को बाई के अबाउट ही क्यों बेंड करते हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसको तोड़ना क्या है, ईजी है, तोड़ना इसका ईजी है ना, क्योंकि बाई क्या है, मच लेस देन एक्स एक्स है ना। तो ये तो रहा आपका घरेलू एग्जाम्पल। अब देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, अब इसको ध्यान से समझना है। ए क्या है आपका, ए आपका बाई है ना, और ए क्या है, एक्स एक्स है, बाई एक्स एक्स, चूंकि यहाँ बेसिकली समझना ही है और कुछ नहीं है इसको। ए आपका बाई हो गया और ए एक्स है, हॉरिजॉन्टल आपका एक्स एक्स हो गया। अब देखिए कहीं भी आप स्ट्रक्चर देखते होंगे तो बीम हमेशा ऐसा रहता होगा, बीम इस तरह से रहता है और उस पर लोडिंग करते हैं ऐसे, क्यों, क्योंकि एक्सेस के अबाउट इसको बेंड करना क्या है, डिफिकल्ट है, एक्सेस के अबाउट इसको बेंड करना क्या है, डिफिकल्ट है। अगर इस बीम को ऐसे रख दे, हॉरिजॉन्टल रख दें, अगर हॉरिजॉन्टल इसको रख दें, तो इसको देखिए, इसको बेंड करना बहुत ईजी है, इसको तुरंत बेंड कर देंगे, है ना। जबकि ऐसे अगर ऐसे रखें, है ना, तो इसको बेंड करना क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि आई एक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है आई बाई से। इस तरह से बीम हमेशा क्या होता है, इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से इसको रखा जाता है ना कि इस तरह से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बेंड हो जाएगा। अगर ऐसा रख दिया तो समझिए इंजीनियर से मिस्टेक हुआ है ना। इसीलिए जनरली बीम को क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं, है ना, इस तरह से रखते हैं, क्योंकि आई एक्सिस क्या है, ग्रेटर देन आई बाई है ना। और जब आई एक्स ग्रेटर देन बाई है तो इस डायरेक्शन में जब इस पर हम लोडिंग करेंगे तो इजीली बेंड नहीं करेगा, जबकि अगर ऐसे रख दिए तो आई बाई तो बिगर सेक्शन हो गया, आई बाई क्या हो जाएगा, बिगर सेक्शन हो जाएगा, ये इजीली है जो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, दूसरी बात कि कॉलम को यदि देखें, है ना, कॉलम का एग्जाम्पल आपको स्टील स्ट्रक्चर में देंगे, तो इस केस में देखिए आपका इस डायरेक्शन में बेंड करना क्या है, इजी है, इस डायरेक्शन में बेंड करना मतलब बाई के अबाउट क्या है, बेंड करना इजी है एक्सेस के तुलना में, है ना। तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये समझ लीजिए, ये अगर सही से समझ में आ गया तो ओवर टोटल कंप्रेशन मेंबर जो स्टील स्ट्रक्चर में चैप्टर है वो इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए, ये तो था आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हमें समझाना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम। क्या क्या थ्योरम है डिस्कस करने का, तो सबसे पहला थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है, इसको समझिए सही से। इसका सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए, कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई ऐसा एक्सिस जो सेंट्रोइडल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, उसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल टू
द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, अभी देखिए समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि आपका एक कोई रैंडम बॉडी है ना, और ए इसका क्या है, सी जी है, ए इसका क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है ना। इसका ओवरऑल एरिया क्या है, ए है, ठीक है, ओवरऑल एरिया क्या है, ए है। और इस एक्सिस ए क्या है, सी जी है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको क्या लिखेंगे, आई सी जी लिखेंगे, है ना, आई सी जी लिखेंगे, है कि नहीं, आई सी जी लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट पैरेलल है ही, ठीक है, आई सी जी लिखेंगे। अब किसी का मन हुआ कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाहते हैं ऐसे एक्सिस के अबाउट जो सेंट्रोइडल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, जो सेंट्रोइडल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। सपोज कीजिए कि ये ए बी है, ये क्या है, ए बी है ना। साथ ही साथ यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपका क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लेते हैं बाई है, वो क्या है, बाई है ना। तो सी जी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सी डी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और आप ए बी के अबाउट निकालना चाहते हैं, आप ए बी के अबाउट निकालना चाहते हैं, आई ए बी निकालना चाहते हैं, तो ये बोलता है आई ए बी जो होगा वो होगा आई सी जी प्लस एरिया ऑफ बॉडी इंटू बाई स्क्वायर। बाई क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। यही है जो आपका क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये क्या है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पता होना चाहिए, है ना, सेंट्रोइडल के अबाउट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। तो किसी के ऐसा एक्सिस जो सेंट्रोइडल के पैरेलल है उसके अबाउट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आई ए बी बराबर हो गया आई सी जी प्लस ए बाई स्क्वायर, है ना। अब देखिए बट इसका कुछ लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, कहता है नोट इट इज एप्लीकेबल व्हेन at least one axis is centroidal axis, it cannot be applicable between two non centroidal axis। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सपोज कीजिए कि ये कोई रैंडम बॉडी है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इसके अबाउट, इसको मान लेते हैं सी, और ये है जो ए बी है ना। आपको सी के अबाउट पता है और ए बी के अबाउट निकालना है ना, तो आप मिस्टेक करेंगे, आप क्या करेंगे, आप फट से लिखेंगे आई सी सी आप प्लस ए बाई स्क्वायर कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें आई सी जी के अबाउट पता होना चाहिए, हमें किसके अबाउट पता होना चाहिए, आई सी जी के अबाउट पता होना चाहिए। तो ये सी सी और ए बी क्या है, नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है, सी सी इसको सी डी लिख दीजिए, है ना। तो सी डी और ए बी क्या है, नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो ये दोनों के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। किसके बीच में लगाएंगे, एक एक्सिस तो सेंट्रोइडल से पास होना ही चाहिए, है ना, एक एक्सिस तो सेंट्रोइडल से पास होना ही चाहिए, तब हम लगा सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इट इज एप्लीकेबल व्हेन एटलीस्ट वन एक्सिस इज सेंट्रोइडल एक्सिस, कम से कम एक तो सेंट्रोइडल होना ही चाहिए, एक सेंट्रोइडल होना ही चाहिए। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आपको फिगर है जो ये ऊपर वाला बनाना है ना। इस फिगर में क्या था, आईसीजी आपको पता था, आईसीजी क्या है, ये पता है, मतलब ये नून वैल्यू है, और आपको निकालना है आई ए बी, तो क्या होगा, आई सी जी प्लस ए बाई स्क्वायर, है ना, ए बाई स्क्वायर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नाउ रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। स्टेटमेंट बोलता है, कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द अदर टू एक्सिस। इसका मतलब क्या अभी समझाते हैं। कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन
एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द अदर टू एक्सिस, दैट इज अदर टू एक्सिस क्या क्या होगा, एक्स एक्स है, बाई बाई, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एंड बाई बाई। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। सपोज कीजिए कि ये कोई रैंडम फिगर है, ठीक है, रैंडम फिगर है, इसका आपका ए एक्स कोऑर्डिनेट है, ए वाई कोऑर्डिनेट है, ए वाई कोऑर्डिनेट है, और ए है जो जेड कोऑर्डिनेट है, ये आपका क्या हो गया, जेड कोऑर्डिनेट। आपको तो पता है कि तीनों एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर है ना। एक ऐसा बॉडी है, प्लेनर बॉडी है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी पता चलेगा। ये प्लेनर बॉडी है, मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी है, प्लेनर बॉडी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लीजिए, एक स्मॉल एलिमेंट लीजिए जिसका एरिया क्या है, डीए है, जिसका एरिया क्या है, डीए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका और वाई कोऑर्डिनेट आपको एक्स हो गया और ये वाई हो गया। एक्स क्या होता है, वाई से डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स से डिस्टेंस, और ए क्या है, इसका जेड कोऑर्डिनेट है, ए क्या है, जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट है। तो यह स्टेटमेंट तो बस इतना कहता है कि जो आई जेड जेड होगा, जो आई जेड जेड होगा वो आई एक्स एक्स प्लस आई बाई बाई होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बस इतना कहता है। अगर आप चाहें तो प्रूव करना तो बहुत सिंपल है, एक लाइन में प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे, चूंकि आप जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो डी जेड स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, डी ए इंटू जेड स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं डी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, तो डी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी ए इंटू वाई स्क्वायर, डी ए इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए डी ए इंटू जेड स्क्वायर क्या होता है, आई जेड जेड होता है, और डी ए इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी ए इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, बताइए, है ना। ये दोनों को जब हल करेंगे तो क्या होगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई बाई, आई वाई बाई। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा एक्सिस जो इस प्लेनर बॉडी के परपेंडिकुलर में है ना, जेड क्या है, परपेंडिकुलर में है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि निकालना हो तो आई एक्स एक्स और आई वाई बाई को क्या करेंगे, सम करेंगे, आई एक्स एक्स और आई वाई बाई क्या करेंगे, सम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मैं एक नोट लिख रखा हूँ, इसका क्या मतलब है, ये लिमिटेशन के बारे में बता रहा है। इसका लिमिटेशन क्या है, कहता है दिस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडी, इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन प्लेनर बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कोई स्फेयर है, क्या है, स्फेयर है, तो स्फेयर क्या है, नॉन प्लेनर बॉडी है, स्फेयर क्या है, नॉन प्लेनर बॉडी है, या फिर सिलेंडर है, वो क्या है, नॉन प्लेनर बॉडी है ना। तो इसमें देखिए आप मिस्टेक क्या करेंगे, इसको सपोज कीजिए कि आई एक्स एक्स है और ये आई वाई वाई है ना। जब आई एक्स एक्स करेंगे तो भी डायमीटर होगा, वो तो भी क्या होगा, डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। आई वाई करेंगे तो वो भी डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और आई जेड जेड करेंगे वो भी डायमीटर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे गलती से आप ऐसा नहीं करेंगे कि आई जेड जेड इजकल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अगर ऐसा कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों क्या है, डायमीटर ही है, तीनों डायमीटर के रिस्पेक्ट में ही है। तो इस केस में स्फीयर के लिए आपको पता होगा कि आई जेड जेड इजकल टू आई वाई वाई इजकल टू आई एक्स एक्स, तीनों क्या होता है, बराबर होता है, तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो गलती से यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा देंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि एक्स एक्स करें या वाई वाई करें या जेड जेड करें, तीनों क्या है, डायमीटर है, तीनों डायमीटर है ना। और तीनों एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तीनों एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं है कि नहीं। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, स्फेयर। स्फेयर इसका क्या है, एग्जाम्पल है ना। क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, और ये स्टील स्ट्रक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी बेसिस पे है जो कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन किया जाता है ना। तो देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन को या तो आर से लिखते हैं या फिर के से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं या के से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात स्टेटमेंट पढ़िए, ये क्या होता है ना। पता है कि इट इज़ द इक्विवेलेंट डिस्टेंस, ध्यान से समझना है इसको, इट इज़ द इक्विवेलेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस एट विच द होल एरिया और मास, अगर मास मोमेंट इनर्शिया होगा तो मास लिखेंगे, एट विच द होल एरिया और मास इज टू बी एज्यूम्ड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। किस फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म। इसका मतलब क्या भी समझ में आएगा, सो दैट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी रिमेन सेम, है ना। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा। देखिए सपोज कीजिए कि एक कोई रैंडम बॉडी है, है ना। एक कोई रैंडम बॉडी है जिसका एरिया क्या है, टोटल एरिया ए है, इसका टोटल एरिया ए है। यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, जिसका एरिया क्या है, डी ए है, जिसका एरिया क्या है, डी ए है, ठीक है। जिसका एरिया डी ए है और इसका डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है जो किसी एक्सिस ए बी से कितना है, बाई है, क्या है, बाई है, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या है, वाई है। एक बात बताइए, इस स्मॉल एलिमेंट का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, स्मॉल एलिमेंट का यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें ए बी के अबाउट, तो क्या होगा, बाई स्क्वायर इंटू डी ए, है ना। और इसको यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। किसके अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के, मतलब इसका दूरी क्या होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस से बाई बार हो जाएगा उस केस में, ठीक है। अब सुनिए, अब ये कहता है कि जो स्ट्रिप है ना, ये जो एरिया है, इसको आप क्या कीजिए, स्ट्रिप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में, है ना। इस होल एरिया ए को क्या करें, एक कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। कहने का मतलब है कि जब हम कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में इस एरिया को कन्वर्ट करेंगे तो लेंथ तो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, और विड्थ क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक स्ट्रिप फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्ट्रिप फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्ट्रिप फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, है ना। क्या हो गया है, कंसंट्रेटेड एरिया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप। अगर हम लिखना चाहें, ये जो एरिया था इसी को हम यहाँ पे एक स्ट्रिप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए हैं। ये क्या है आपको, ये है कंसंट्रेटेड एरिया in the form of स्ट्रिप, है ना। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप लिखें या नैरो स्ट्रिप लिखें, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। बट एक बात ध्यान रहे कि इसका जो एरिया है, मतलब एरिया ऑफ स्ट्रिप है, वो अभी भी क्या है, ए है, अभी भी एरिया क्या है, ऑब्वियस सी बात है यार, एरिया तो सेम ही होगा ना। इसका लेंथ को हम इंक्रीज कर दिए और विड्थ को रिड्यूस कर दिए, है ना।
तो ओवरऑल एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए बी के रिस्पेक्ट में अगर निकाला जाए, इस ए बी के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, और यहाँ से इसका डिस्टेंस अब क्या होगा, अब जो डिस्टेंस होगा वो या तो आर होगा या के होगा, आर होगा या तो के होगा, है ना, आर होगा या तो के होगा। तो अभी भी इसका, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो सारा का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सभी का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिप का विड्थ ऑलरेडी बहुत कम है ना। तो यहाँ पे जितना भी कोई भी अगर एलिमेंट हम कंसीडर करें तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालें ए बी के लॉन्ग तो क्या होगा, ए इंटू आर स्क्वायर होगा, ए इंटू आर स्क्वायर होगा, और ए किसके इक्वल होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो किसके बराबर होगा, अभी भी आई ए बी के बराबर है, आई ए बी के बराबर है जो यहाँ निकाले थे, ए बी के बराबर। अब पढ़िए स्टेटमेंट को, कहता है इट इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट क्या है, डिस्टेंस है, फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस एट व्हिच द होल एरिया इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, द होल एरिया इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, है ना, होल एरिया इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड so that the value of moment of inertia will be remain same। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। तो अभी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो कितना हो गया, ए इंटू आर स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और अभी भी किसके बराबर है, आई ए बी के बराबर है, आई ए बी के बराबर है। तो यहाँ से एक बात बताइए कि आर क्या आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आई ए बी डिवाइडेड बटा ए, अंडर रूट डिवाइडेड बटा ए, यानी इसका यूनिट क्या होगा, अगर यूनिट देखा जाए तो इसका क्या होगा, मीटर होगा, मीटर होगा या फिर एमएम होगा, है ना, या सेंटीमीटर होगा, यही होगा ना यूनिट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, एमएम के पावर 4, और एरिया का यूनिट क्या होता है, एमएम स्क्वायर, है ना। इसको अंडर रूट में करना है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, एमएम होगा। तो बहुत सारा एग्जाम में इसका यूनिट पूछता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे बहुत सारा एग्जाम में इसका क्या पूछता है, यूनिट पूछता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब समझ में आ गया आप लोग को, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास है जो आपका स्टील स्ट्रक्चर का अब रेगुलर हो जाएगा, अब है जो रेगुलर हो जाएगा, कुछ है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर है जो रेगुलर हो जाएगा। तो आई होप कि रेडियस ऑफ गायरेशन अच्छे से समझ में आया होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आया होगा, ठीक है। तो काफ़ी एलोबरेट वे में है जो डिस्कस किया गया है, इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो लेक्चर को अगेन एंड अगेन एटलीस्ट 2 बार सुनिए इसको, है ना, तब जाके क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ।